गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कम्युनिटी के कुछ बूस्टर पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन शुरुआत आज के लेक्चर से हम एक नए विचार के साथ करेंगे और जो विचार है वो रहेगा बिल गेट्स का। तो देख लेते हैं वो बिल गेट्स क्या कहने वाले हैं। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हो तो आप खुद का अपमान कर रहे हो। ये किसने बोला है? बिल गेट्स ने। बिल गेट्स ने क्या बोला है? इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो, यानी कि कभी भी आपकी जो तुलना है दूसरों के साथ कभी भी मत करना, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हो। तो अपनी लाइफ में भी स्टूडेंट ये बात जरूर से याद रखना, जो भी अपनी जो है वो क्या है, अपनी तुलना किसी के साथ मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार लेक्चर। वन बाय वन हम कम्युनिटी के जो बुलेट्स पॉइंट है वो डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से बुलेट पॉइंट इंपॉर्टेंस है और ये सारे कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम, सारी जो भी कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कंडक्ट इनटू द 1951। तो पहला क्वेश्चन याद रखना, जो भी नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है कब आया था? 1951 में। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द आईसीडीएस। पहले ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? क्या रहेगा स्टूडेंट? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ द सर्विस स्कीम। वो कब आया था? 1975 में। कब आया था? 1975 में। नेक्स्ट वन इज द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कम इनटू द कब आया था? 1982। देखिए ये तीन चीजें याद रखना, जो भी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है कब आया था? 1951 में। आईसीडीएस यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम कब आई थी? 1975 में। और नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया था? 1982 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि एनएसीपी कब आया था? 1987 में। कब आया था स्टूडेंट? 1987 में। ये सारी बातें आपको याद रहनी पड़ेगी। नेक्स्ट बीएफएचआई, जिनके कितने स्टेप होते हैं स्टूडेंट? 10 स्टेप होते हैं, जो पीडियाट्रिक में पढ़ाया जाता है। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव बीएफएचआई कब आया था? इन कम्स इनटू द 1991 में। कब आया था? 1991 में आया था। चलिए नेक्स्ट, ये रिवाइज है, ये बात ध्यान रखना। रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। कौन सा बोल रहा हूं मैं? रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि आरएनटीसीपी कब आया था? कम्स इनटू द 1997। कब आया था? 1997 में आया था। तो पता चल गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया स्टूडेंट? 1951 में। आईसीडीएस स्कीम कब आई? 1975 में। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया था? 1982 में। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? 1987 में। बीएफएचआई कब आया था? 1991 में। और आरएनटीसीपी प्रोग्राम कब आया था? 1997 में आया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे का बुलेट पॉइंट देख लेते हैं। चाइल्ड सर्वाइवल एंड द सेफ मदरहुड, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द सीएसएसएम? ये सीएसएसएम का फुल फॉर्म भी बहुत पूछा जाता है। चाइल्ड सर्वाइवल एंड द सेफ मदरहुड कब आया था? कम्स इनटू द 1992 में। कब आया था? 1992 में आया था। नेक्स्ट वन इज द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि एनआरएचएम। क्या आएगा शॉर्ट फॉर्म? एनआरएचएम कब आया था? 2005 से लेके 2012 के बीच में आया था। नेक्स्ट वन इज द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी आएगी? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी कि पीएमएसएसवाई कब आई थी? कम्स इनटू द 2006। कब आई थी? कम्स इनटू द 2006। नेक्स्ट वन इज द प्रधानमंत्री जन धन योजना। जो भी प्रधानमंत्री की जन धन योजना आई थी वो कब आई थी? 2015 में आई थी, यानी कि कब आई थी? 2015 में आई थी। कौन सी? प्रधानमंत्री जन धन योजना। फिर से बोलता हूँ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द सीएसएसएम यानी कि चाइल्ड सर्वाइवल एंड द सेफ मदरहुड कब आया था? 1992 में। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि एनआरएचएम कब आया था? किसके बीच में आया था? 2005 से लेके 2012 में। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब आई थी? 2006 में। और फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आई थी? 2015 में। नेक्स्ट वन इज द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब आई थी? 2015 में। ये सारी योजना आपको पता होनी चाहिए। जो जन धन योजना है और जीवन ज्योति बीमा योजना है वो दोनों एक ही साल में आई थी। कौन से साल में आई थी? 2015 में।
नेक्स्ट वन इज द एक्सपेक्टेड प्रोग्राम फॉर द इम्यूनाइजेशन और द ईपीआई। ईपीआई का फुल फॉर्म क्या रहेगा? एक्सपेक्टेड प्रोग्राम फॉर द इम्यूनाइजेशन। कब आया था स्टूडेंट? 1978 में। कब आया था स्टूडेंट? 1978 में आया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बुलेट्स पॉइंट के और अगला बुलेट्स पॉइंट। पहला क्या था? ईपीआई था। अब कौन सा आएगा स्टूडेंट? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और या क्या बोल सकते हैं उसको? यूपीआई। कब आया था? 19 नवंबर 1985 में। कब आया था? 19 नवंबर, याद रखना स्टूडेंट। और कौन से साल में आएगा? आया था 1985 में। नेक्स्ट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आईजीजी, इट इज द ओनली इम्यूनाइजेशन दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहां पर जा सकती है? इम्यूनिटी फीटल में जा सकती है। इसे क्या बोला जाता है? आईजीजी। कौन सी आएगी स्टूडेंट? आईजीजी इज द ओनली वन इम्यूनिटी या फिर इम्यूनाइजेशन बोल सकते हैं दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। नेक्स्ट, इम्यूनोग्लोबुलिन आर द मेड फ्रॉम द लिपोप्रोटीन। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इम्यूनोग्लोबिन होते हैं वो कहां से मेड बनते हैं, यानी कि बनते किससे हैं? बाय द लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट, IgG इज द अबाउट द 75% ऑफ द टोटल इम्यूनोग्लोबिन। सबसे ज्यादा इम्यूनोग्लोबिन की मात्रा किसकी होती है? IgG। कितने होते हैं? टोटल अमाउंट ऑफ द 75% है। नेक्स्ट, वन ब्लॉक कंसिस्ट कितना है? या फिर 100 विलेज या फिर पॉपुलेशन अबाउट द 80,000 या फिर 1,20,000 होता है। जो भी वन ब्लॉक रहता है उसमें क्या रहता है? अकॉर्डिंग टू द 100 विलेज या फिर पॉपुलेशन कितनी रहती है उसमें? 80,000 से 1,20,000 रहती है वन ब्लॉक के अंदर, या फिर 100 विलेज में बोल सकते हैं। नेक्स्ट, विलेज हेल्थ गाइड स्कीम जो लॉन्च हुई थी वो कब हुई थी? इनटू द 2 अक्टूबर 1977। ये भी याद रखना, विलेज हेल्थ गाइड स्कीम जो लॉन्च हुई थी इंडिया में वो कब हुई थी? 2 अक्टूबर में। और कौन सी साल में हुई थी? 1977 में, सॉरी। चलिए फिर नेक्स्ट बोलते हैं, कंटिन्यू में बुलेट्स पॉइंट। द रिकमेंडेड मैक्सिमम लेवल ऑफ द नॉइस। जो भी मैक्सिमम लेवल रहता है नॉइस का वो कितना होना चाहिए? याद रखना स्टूडेंट, 85 डेसिबल। कौन सा आएगा स्टूडेंट? 85 डेसिबल। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल डिजीज के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेता हूं मैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि ऑक्यूपेशनल डिजीज में कौन कौन से डिजीज आते हैं जिसकी वजह से ऑक्यूपेशनल की वजह से डिजीज होते हैं। तो पहला, कॉल डस्ट की वजह से जो भी डिजीज होता है उसे क्या नाम बोला जाता है? एंथ्राकोसिस। कौन सा आएगा स्टूडेंट? एंथ्राकोसिस। नेक्स्ट वन इज द सिलिका डस्ट की वजह से जो भी रोग होता है, डिसीज होता है, उसका नाम क्या रहेगा स्टूडेंट? सिलिकोसिस। तीसरा, एस्बेस्टोस डस्ट, यानी कि एस्बेस्टोस डस्ट की वजह से जो रोग होता है, डिसीज होता है, उसका नाम क्या रहेगा? एस्बेस्टोसिस रहेगा। क्या रहेगा? एस्बेस्टोसिस। नेक्स्ट वन इज द सुगर कैन फाइबर, यानी कि सुगर कैन फाइबर की वजह से जो भी डिसीज होता है उसे क्या बोला जाता है? बागासोसिस। कौन सा आएगा? बागासोसिस। ये बहुत है, सुगर कैन का भी पूछा गया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो फिर से मैं पढ़ा लेता हूँ। ऑक्यूपेशनल डिसीज कौन कौन से रहेंगे? तो पहला कौन सा आएगा? कॉल डस्ट की वजह से कौन सा आएगा? एंथ्रेकोसिस। सिलिका डस्ट की वजह से कौन सा आएगा? सिलिकोसिस। एस्बेस्टोसिस डस्ट की वजह से कौन सा आएगा? एस्बेस्टोसिस। और शुगर कैन फाइबर की वजह से कौन सा डिसीज होने की संभावना ज्यादा होती है? बागासोसिस। नेक्स्ट वन इज द कॉटन डस्ट की वजह से जो होता है उसे क्या बोला जाता है? बायसिनोसिस। कौन सा आएगा? बायसिनोसिस। नेक्स्ट, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिप्थेरिया। डिप्थेरिया का जो कॉजेटिव ऑर्गन है उसका नाम बताइए। तो याद रखना स्टूडेंट, कॉरिनोबैक्टीरिया डिप्थेरिया। कौन सा आएगा? कॉरिनोबैक्टीरिया डिप्थेरिया। इट इज द मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिप्थेरिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, थोड़ा स्लो चल रहा है पीपीटी। तब तक ये पूरी स्लाइड एक बार फिर से पढ़ लीजिए। मैक्सिमम लेवल कितना है नॉइस का? ऑक्यूपेशनल डिजीज कौन से रहेंगे? कोल्ड डस्ट, सिलिका डस्ट, शुगर कैन। ओके, चलिए। स्टेफाइलोकोकल पॉइजनिंग इज द फास्टेस्ट पॉइजनिंग। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट पॉइजनिंग कौन सा है? विच इज द इंक्यूबेशन पीरियड ओनली 1 to 6 आवर। ये बात आपके खोपड़ी में रख देना। कौन सा?
स्टेफाइलोकोकल पॉइजनिंग है, इट इज द फास्टेस्ट पॉइजनिंग, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट पॉइजनिंग कौन सा है, यानी कि उसका इंक्यूबेशन पीरियड काफी कम रहेगा, कितना रहेगा, ओनली 1 to 6 आवर, यानी 1 से 6 घंटे के अंदर ही उसका क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, यानी कि कौन सा, स्टेफाइलोकोकल पॉइजनिंग का। नेक्स्ट वन इज द बैसिलस कैरपस पॉइजनिंग इज द कॉज्ड बाय द फ्राइड राइस। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है। बैसिलस स्यूरकस पॉइजनिंग इट इज द कॉज्ड बाय द, किसके वजह से होता है, मेनली फ्राइड राइस की वजह से हो सकता है। नॉर्मल हियरिंग वॉइस कितनी होती है, इनटू द हेड्स 20 to 20,000 हर्ट्ज रहती है, कितनी रहती है, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज रहती है। इन हॉस्पिटल मैक्सिमम वॉइस रिकमेंडेड बाय द WHO इज द 4 डेसिबल। ये बात भी याद रखना, हॉस्पिटल में मैक्सिमम वॉइस कितना रिकमेंडेड किया है, किसके द्वारा, WHO के द्वारा, कितना है, ओनली 4 डेसिबल, कितना रहेगा, 4 डेसिबल। नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, BCG वैक्सीन जो भी हम दे रहे हैं वो किस रूट से देंगे, इंट्राडर्मल रूट, याद रखना बच्चों। Which route is the preferred for the BCG vaccine? BCG vaccine is the given by the intradermal route. कौन सा route? Intradermal route. Next, आंगनवाड़ी workers have been appointed under the ICDS. ICDS का मैंने फुल फॉर्म अभी पढ़ाया था, Integrated Child Development Scheme Program. यानी कि जो भी आंगनवाड़ी वर्कर रहेंगे वो अपॉइंटेड किसके अंडर से होगी, ICDS, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम प्रोग्राम। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, स्लाइड थोड़ा सा स्लो है तो थोड़ी देर लगेगी, तब तक ये पूरा एक बार स्लाइड फिर से देख लेते हैं। स्टेफाइलोकोकल पॉइजनिंग क्या है, बैसिलस सर्कस पॉइजनिंग क्या है, नॉर्मल हियरिंग वॉइस कितनी रहेगी, हॉस्पिटल में मैक्सिमम वॉइस रिकमेंडेड कितना है, वो भी किसके द्वारा, WHO के द्वारा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वन आशा कवर द पॉपुलेशन ऑफ द 1000। जो भी आशा वर्कर है वो कितना पॉपुलेशन कवर कर पाती है, याद रखना स्टूडेंट, 1000, कितना, 1000। वर्ल्ड एड्स डे इज द सेलिब्रेटेड ऑन द 1 दिसंबर, 1 दिसंबर बोला जाता है, याद रखना। आप सबको पता है ये एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो कब किया जाता है स्टूडेंट, 1 दिसंबर, यानी 1 दिसंबर को। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज द सेलिब्रेटेड ऑन द 24th मार्च एवरी ईयर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है, तो याद रखना 24th मार्च एवरी ईयर। वर्ल्ड हेल्थ डे इज द सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑफ द 7th अप्रैल। 7th अप्रैल याद रखना स्टूडेंट, 24th मार्च याद रखना, 1 दिसंबर भी याद रखना। फुल फॉर्म ऑफ द BCG वैक्सीन इज द बैसिलाई कालमेट ग्यूरिन। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, मैंने अभी बताया था। BCG वैक्सीन कहाँ देते हैं, इंट्राडर्मली देते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म, BCG का फुल फॉर्म क्या रहेगा, बैसिलाई कालमेट ग्यूरिन। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स स्पॉट इज द कार्डिनल साइन ऑफ द मीजल। ये बात आपकी भेजे में डाल दीजिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। विच इज द मेन साइन ऑफ द मीजल, यानी कि कौन सा रहेगा, कॉम्प्लेक्स स्पॉट, कौन सा रहेगा, कॉम्प्लेक्स स्पॉट इज द कार्डिनल साइन ऑफ द मीजल्स। हेपेटाइटिस बी इज आल्सो नोन एज द सीरम हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी का दूसरा नाम बताइए, तो कौन सा रहेगा, आल्सो नोन एज द सीरम हेपेटाइटिस। पता चला आशा कवर कितना करती है पॉपुलेशन, 1000। इट्स डे कब सेलिब्रेट होता है, 1 दिसंबर। ट्यूबरक्लोसिस डे कब होता है, 24th मार्च। वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है, 7। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। राइस वाटर स्टूल इज द इम्पोर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द कॉलेरा। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलेरा के अंदर जो भी मेन सिम्टम रहता है वो कौन सा रहेगा, राइस वाटर स्टूल। कौन सा, राइस वाटर स्टूल इज द इम्पोर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द कॉलेरा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वो स्टार्ट इन 1987। मैंने आई थिंक पहली स्टार्ट में पढ़ाया था, फिर से आ गया है, तो आप याद रखने की है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, तो याद रखना स्टूडेंट 1987 में। नेक्स्ट वन इज द OPV, BCG and the hepatitis B vaccine are the recommended at the birth according to the national immunization schedule। तो ये बात भी याद रखना, बच्चे के बर्थ टाइम में हमें कौन से वैक्सीन देने चाहिए, OPV,
BCG, and the last one is the hepatitis B vaccine is the recommended at the birth according to the national immunization schedule. Next, the diluent used for the BCG वैक्सीन इज द नॉर्मल सलाइन। ये बात भी याद रखना, BCG वैक्सीन के लिए जो हम डायल्यूएंट यूज करते हैं उसका नाम बताइए, तो उसका नाम क्या रहेगा? इट इज द ओनली नॉर्मल सलाइन, यानी कि NS का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट, द डायल्यूएंट यूज्ड फॉर द मीजल वैक्सीन इज द डिस्टिल्ड वाटर। मीजल वैक्सीन के लिए जो भी हम डायल्यूएंट यूज करेंगे उसका नाम क्या रहेगा? डिस्टिल्ड वाटर रहेगा। और डायल्यूएंट यूज्ड फॉर द BCG वैक्सीन वो क्या रहेगा? इट इज द नॉर्मल सलाइन। नेक्स्ट, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द इंट्रायूटेराइन डिवाइस। यह बात भी बहुत याद रखना, IUD रहेगा, उसकी मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सी रहेगी? एक्सेसिव MC साइकिल ब्लीडिंग, यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द IUD। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से हम देख लेते हैं राइस वाटर स्टोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम तो मैंने बता दिया, और बच्चे को जन्म के समय हमें कौन कौन से देनी चाहिए, तो याद रखना स्टूडेंट, कौन से? BCG, OPV एंड द हेपेटाइटिस बी, ये 3 चीजें याद रखना। चलिए फिर नेक्स्ट मंथ आगे बढ़ते हैं। पल इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स आएगा स्टूडेंट? पल इंडेक्स रहेगा। इट इज द मेजर ऑफ द सेफ्टी ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि पल इंडेक्स किसके लिए यूज होता है? इट इज द मेजर ऑफ द सेफ्टी ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव। नेक्स्ट, IUD इंसर्शन का टाइम कब है? इट इज द शेड्यूल विद इन द 7 days फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड। ये बात भी याद रखना, IUD जब भी हम इंसर्ट करेंगे तो उसका पीरियड क्या रहेगा? तो याद रखना, IUD insertion is the schedule within the 7 days from the starting of the period, यानी कि 7 दिन में हम शुरू क्या इंसर्ट करेंगे? IUD। नेक्स्ट, medium circumference और the MUAC is the used during the 1 to 5 year of the age। कितनी एज में होता है? 1 से लेके 5 साल की एज में हमें क्या यूज करेंगे? मिडाम सरकम्फरेंस, यानी कि 1 से लेके 5 साल के बच्चे को आप जो भी यूज करेंगे वो क्या करेंगे? मिडाम सरकम्फरेंस हम उसका चेक करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट, आशा। आशा तो पता ही होगा आपको, आशा आर द वर्किंग एट द विलेज लेवल। ये सबको पता ही है, आशा जो वर्कर रहती है वो काम करेगी, लेकिन वो काम कहाँ पर करेगी? कहाँ पर करेगी? एट द विलेज लेवल। नेक्स्ट, द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज, जो डिजीज का कांस्टेंट प्रेजेंट रहना या फिर इन्फेक्शन का कांस्टेंट प्रेजेंट रहना, कहां पर? विद इन ए जियोग्राफिकल एरिया, को स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? एंडेमिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंडेमिक। तो याद रखना, कांस्टेंट प्रेजेंट रहेगा क्या? अगर डिजीज या फिर इन्फेक्शन कांस्टेंट प्रेजेंट रहेगा विद इन ए जियोग्राफिकल एरिया, तो उसे क्या बोला जाता है? एंडेमिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? एंडेमिक बोला जाता है। तो पता चला एंडेमिक के बारे में आपको सबको पता होना चाहिए। बाकी स्लाइड में मैंने IUD इंसर्शन के बारे में बता दिया, पल इंडेक्स के बारे में बता दिया, मीडियम सरकम्फरेंस के बारे में बता दिया, और आशा वर्कर के बारे में बता दिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ द डिसीज, अब क्या है? कांस्टेंट प्रेजेंट रहता है डिसीज या फिर इन्फेक्शन विद इन ए कम्युनिटी। पिछले में क्या था? जो भी ग्लोबली बात कर रहे थे को जियोग्राफिकल एरिया, इसमें क्या आएगा? कम्युनिटी एरिया। उसे क्या बोलते हैं? एपिडेमिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपिडेमिक बोला जाता है, यानी कि कम्युनिटी एरिया के अंदर जो भी डिसीज कंटिन्यू प्रेजेंट रहेगा उसे क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। नेक्स्ट, द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ ए डिसीज, यानी कि डिसीज कांस्टेंट प्रेजेंट रहता है या फिर इन्फेक्शन, इट इज द वर्ल्ड वाइड और द कंट्री, यानी कि वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया में रहता है, कंट्री टू कंट्री, उससे क्या बोलते हैं? पैंडेमिक। एग्जाम्पल जो अभी भी आया था हमारे इंडिया में, मैं तो बोलता हूँ इंडिया में आ गया था, या फिर पूरे वर्ल्ड में आ गया था, इंडिया नहीं, वर्ल्ड वाइड आ गया था। कौन सा आया था? कोरोना। तो उसे हम क्या दे देते हैं? पैंडेमिक बोला जाता है। जियोग्राफिकल आता है स्टूडेंट, कम्युनिटी आता है, और लास्ट वन इस तो कौन सा आएगा? वर्ल्ड वाइड आएगा। नेक्स्ट, द कॉमनेस्ट कॉजेस ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया इज द हेमरेज। ये बात याद रखना,
सबसे ज्यादा मेन कॉमन कॉज क्या रहता है मैटरनल मोर्टेलिटी का, क्या रहेगा, हेमरेज। तो याद रखना हेमरेज से बचना चाहिए। बीसीजी इज द लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन। जो भी बीसीजी वो रहेगी वो क्या रहेगी, लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन रहेगी। कौन सी वैक्सीन रहेगी, लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन रहेगी। इट इज द लाइव वैक्सीन। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन साइट फॉर द आईएम इंजेक्शन इनटू द इन्फेंट। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। जो भी मोस्ट कॉमन साइट रहेगी आईएम इंजेक्शन की इन इन्फेंट के अंदर, वो क्या रहेगी, मीडियोलेटरल एंटीरियर थाई इनटू द वास्टस लेटरालिस मसल। कौन सी आएगी, मीडियोलेटरल एंटीरियर थाई, कहां पर, इनटू द वास्टस लेटरालिस मसल। कहां पर आएगी, मीडियोलेटरल एंटीरियर थाई इनटू द वास्टस लेटरालिस मसल के अंदर। तो पता चला इस स्लाइड में कौन कौन से क्वेश्चन थे। इसमें एपिडेमिक के बारे में बता दिया, पैंडेमिक के बारे में बता दिया, मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या है मैटरनल मोर्टेलिटी के उसके बारे में बता दिया, बीसीजी कौन सी वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी पढ़ाया था मोस्ट कॉमन साइट, फिर से मैंने लिख दिया, आईएम इंजेक्शन इनटू द इन्फेंट क्या रहेगा, मीडियोलेटरल एंटीरियर थाई इनटू द वास्टस लेटरालिस मसल। मसल का नाम याद रखना। नेक्स्ट स्टाइनिक टेक्निक। कौन सी टेक्निक आएगी, स्टाइनिक टेक्निक। इट इज द यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द टीबी। टीबी के लिए जो डायग्नोसिस करते हैं वो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, कौन सी आएगी, स्टाइनिंग टेक्निक। और उस टेक्निक का नाम क्या रहेगा, जील नैन्सल स्टाइन टेक्निक। मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ, कौन सी आएगी, जील नैन्सल स्टाइन टेक्निक रहेगी। कौन सी रहेगी, नैन्सल स्टाइन टेक्निक रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सिक टेस्ट। इट इज द यूज्ड फॉर द डिप्थेरिया। ये बात भी बहुत पूछी गई है एग्जाम में। सिक टेस्ट किसके लिए आएगा, तो डिप्थेरिया के लिए। नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, नेशनल डेंगू डे इज द सेलिब्रेटेड कब होता है, 16 मई यानी कि 16 मई को क्या होता है, नेशनल डेंगू डे सेलिब्रेट किया जाता है। 21 जून को हमें क्या सेलिब्रेट किया जाता है एज ए योगा डे। कौन सा डे, योगा डे। कब आएगा, 21 जून को। तो पता चला आईएम इंजेक्शन कौन सी साइड रहेगी, मीडियोलेटरल एंटीरियर थाई स्टाइनिंग टेक्निक टीबी के लिए, जेल नैन्सल। सिक टेस्ट किसके लिए, डिप्थेरिया के लिए। जो भी नेशनल डेंगू डे रहेगा वो कब रहेगा वो। चलिए फिर आगे बुलेट पॉइंट कंटिन्यू में पढ़ते हैं। द मेन एक्टिविटी, अब किसकी बात हो रही है, मेन एक्टिविटी ऑफ द यूनिसेफ। जो मैंने यूनिसेफ का फुल फॉर्म पहले ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था। इट इज द इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द मदर एंड द चिल्ड्रन। जो भी मदर है और चिल्ड्रन है उस दोनों की हेल्थ को हम क्या करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट डालना पड़ेगा। नेक्स्ट द कोल्ड चेन। आपको पता ही होगा कि कोल्ड चेन है क्या, इट इज द सिस्टम क्या है, स्टोरेज करेंगे और क्या कर देंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे किसको, वैक्सीन को। कौन से टेम्परेचर में, रिक्वायर द लो टेम्परेचर फ्रॉम द साइट फॉर द मैन्युफैक्चरर टू द साइट वेयर द इम्यूनाइजेशन टू बी डन। यानी कि जहां से भी हम लेके जाएंगे और जहां हम भेजेंगे वहां का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, लो टेम्परेचर रहना चाहिए। कॉलेरा वैक्सीन इज द गिवन सबक्यूटेनियसली और द एससी, यानी कि जो भी कॉलेरा की वैक्सीन है वो कैसे देनी चाहिए हमें, एससी रूट से, यानी कि सबक्यूटेनियस। डोज ऑफ द थायराइड का कितना रहेगा, 0.5 ml रहेगा। और रूट कौन सा रहेगा, एससी। एससी यानी क्या स्टूडेंट, सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट वन इज द पोवाइडिन। आयोडीन इज द बेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव स्किन एंटीसेप्टिक। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मोस्ट कॉमन इफेक्टिव स्किन एंटीसेप्टिक का नाम बताइए, तो कौन सा आएगा, पोवाइडिन आयोडीन। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि पोवाइडिन आयोडीन क्या है। तो याद रखना इट इज द मोस्ट इफेक्टिव स्किन एंटीसेप्टिक। चलिए फिर नेक्स्ट स्टरिलाइजेशन डिपार्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। स्टरिलाइजेशन डिपार्टमेंट का दूसरा नाम क्या रहेगा, CSSD यानी कि सेंट्रल स्टरिलाइजेशन सप्लाई डेवलपमेंट। कौन सा आएगा, सेंट्रल स्टरिलाइजेशन सप्लाई डेवलपमेंट। मैंने इसमें सप्लाई नहीं लिखा हो, आप एक बार ऐड कर दीजिएगा। स्टरिलाइजेशन डिपार्टमेंट का दूसरा नाम क्या रहेगा, यानी कि उससे कौन से नाम से जाना जाता है, तो CSSD यानी कि डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा, सेंट्रल स्टरिलाइजेशन सप्लाई डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज द मल्टी ड्रग थेरापी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी ड्रग थेरापी यूज किसके लिए करते हैं, तो कौन सा स्टूडेंट आएगा, लेप्रोसी ट्रीटमेंट के लिए। कौन से ट्रीटमेंट के लिए, लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए।
चलिए नेक्स्ट, टोटल ड्यूरेशन कितना रहता है प्रेगनेंसी का? 280 डेज रहेगा एंड 9 मंथ रहेगा और प्लस कितने डेज रहेंगे? 7 डेज। तो ये क्वेश्चन भले आपको इजी लगे लेकिन ऐसा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आपको उसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हो। तो 280 डेज आपके माइंड में होना चाहिए, 9 मंथ्स और प्लस कौन सा आएगा? 7 डेज। नेक्स्ट, कटार सिंह कमेटी का दूसरा नाम बताइए। तो व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द कटार सिंह कमेटी? तो मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी। कौन सा आएगा? मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी। कौन सा आएगा? मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी। चलिए फिर नेक्स्ट, यूनिसेफ। यूनिसेफ का दूसरा फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटीग्रेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। मैंने ऑलरेडी पहली स्लाइड में पढ़ाया हुआ है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। और वॉज द एस्टैब्लिश इनटू द 1946 में होगा। कौन से पॉइंट में? 1946 में। स्टेरिलाइजेशन डिपार्टमेंट का नाम पता चल गया, मल्टी ड्रग थेरापी किस में यूज करते हैं उसका पता चल गया, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी वो पता चल गया, कटार सिंह कमेटी का दूसरा नाम पता चल गया और लास्ट में हमने क्या देखा है? यूनिसेफ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सिक टेस्ट जो मैंने अभी पढ़ाया था किसके लिए होता है? वो इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है। कैसे? इंट्राडर्मल रूट से। वुपिंग कफ क्या है? तो वुपिंग कफ क्या है? इट इज द बैक्टीरियल डिजीज, इट इज द mainly caused by the Bordetella pertussis। किसके वजह से होता है? Bordetella pertussis की वजह से होता है। नेक्स्ट, इथाम्ब्यूटल इज द बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग। याद रखना टीबी के लिए यूज होती है और ये ड्रग कैसी रहेगी स्टूडेंट? बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग रहेगी। नेक्स्ट, बीसीजी वैक्सीन। मैंने इस पॉइंट में बहुत ही बीसीजी वैक्सीन के बारे में बताया है। इट इज द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द कौन सी सिरिंज? याद रखना ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज। कौन सी सिरिंज आएगी? ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज से हम देंगे कौन सी वैक्सीन? बीसीजी वैक्सीन विच इज द 26 गेज सिरिंज। कौन सी रहेगी? 26 गेज सिरिंज रहेगी। नेक्स्ट वन इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द पोलियो। कितना रहेगा? 7 से लेके 14 दिनों के, यानी कि 7 to 14 डेज। इट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द पोलियो। ब्रेस्ट फीडिंग और द नेक्स्ट वन इज द coitus interruptus and the one of the best example of the natural contraception, यानी कि which is the best most common example of the natural contraception। तो ब्रेस्ट फीडिंग और दूसरा वन इज तो कौन सा आएगा? coitus interruptus। तो पता चला सिक टेस्ट आईडी के लिए वुपिंग कफ का कोर्स कौन सा रहेगा? बॉर्डेटेला पर्टुसिस। इथाम्ब्यूटल कौन सी ड्रग है? बैक्टीरियोस्टेटिक। बीसीजी एडमिनिस्ट्रेशन बाय द ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज और 26 डोज की सिरिंज को हम यूज करेंगे। लास्ट वन बुलेट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म है क्या? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द चिकन पॉक्स। तो याद रखना स्टूडेंट, चिकन पॉक्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखिए प्लियोमॉर्फिज्म। और उसका नाम क्यों प्लियोमॉर्फिज्म रखा? तो देख लेते हैं। इट मींस द ऑल स्टेज ऑफ द रेस सच एज द मैक्यूल देखने को मिलेगा, पैप्यूल देखने को मिलेगा, वेसिकल, पैस्ट्यूल एंड द क्रस्ट आर द सेम साइमल्टेनियसली इन द वन टाइम इनटू द सेम एरिया। तो पता चला चिकन पॉक्स में क्या देखने को मिलेगा? प्लियोमॉर्फिज्म, यानी कि क्या? मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल, पैस्ट्यूल एंड द क्रस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन कैसा देखने को मिलेगा? साइमल्टेनियसली, यानी कि वन टाइम इनटू द सेम एरिया। अब ओसीपी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पैकेट्स ऑफ द ओसीपी पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आती है, जस्ट लाइक एग्जांपल में दे रखा है माला एंड माला डी। उसमें कितनी पिल्स प्रेजेंट रहनी है, यानी कि कितने टेबलेट रहती है? याद रखना स्टूडेंट 28। आउट ऑफ 28 में से 21 क्या रहेगी? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रहेगी। कितनी रहेगी? 21 कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रहेगी। और रिमेनिंग जो 7 बची गई हुई है वो कौन सी टेबलेट रहेगी? तो याद रखना स्टूडेंट वो कौन सी रहेगी? आयरन रहेगी। कौन सी रहेगी? रिमेनिंग 7 आर द आयरन पिल्स। कौन सी? आयरन पिल्स। तो फिर से प्लियोमॉर्फिज्म पता चल गया है। क्लिनिकल फीचर्स किसका? चिकन पॉक्स का, यानी कि मैक्यूल, पैप्यूल, वो सारे देखने को मिलेगा। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको पता चला होगा। और आज का लेक्चर मेरा शानदार इसलिए था क्योंकि क्या मैंने पढ़ाया CHN के जो भी मोस्ट कॉमन बुलेट्स पॉइंट्स है वो मैंने पढ़ा है। अभी थोड़े टॉपिक का कवर करना बाकी है, लेकिन अभी ये लेक्चर आपको कैसा लगा पहले मुझे ये बताइए। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए बुलेट्स पॉइंट का तो मैं दूसरा पॉइंट ऐसा ही लेके आऊंगा और एवरी सब्जेक्ट के लेके आऊंगा।
और DGSSB के जो थियरी क्लासेस है वो भी मैं लगवाने वाला हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, फिर से बोल रहा हूँ मैं, कर दीजिएगा। तो थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू ऑल स्टूडेंट।